डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून में रक्षाबंधन कार्यक्रम 2026 सीएम धामी ने की स्वीकृत। प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण की पहल की दी जानकारी। देहरादून में टपकेश्वर मंदिर की शोभा यात्रा की सीएम धामी ने की शुरुआत। कहा, धार्मिक योजनाओं से लोगों में एकता बढ़ती है। चंपावत फिर बना नंबर 1। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में प्रदेश भर में मिला शीर्ष स्थान। प्रशासनिक प्रबंधन का और सरकारी योजनाओं की प्रगति में अव्वल बना चंपावत। चंपावत में शहीद सैनिकों की स्मृति होगी। चिरसाई पैतृक गांवों में स्थापित होंगी वीर पूतों की मूर्तियां। वीर शहीदों को शौर्य गाथा से प्रेरणा लगाई जाएगी। वहीं धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। रक्षाबंधन कार्यक्रम 2026 का आयोजन देहरादून में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और विभिन्न क्षेत्रों से आए लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व भाई बहन के स्नेह, विश्वास और आपसी सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों को भी रेखांकित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं से संवाद किया और उनके साथ रक्षाबंधन पर्व की खुशियां साझा की। आयोजन में महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहारनपुर चौक देहरादून में टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभा यात्रा में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने टपकेश्वर महादेव मंदिर के तहत महंत कृष्णागिरी महाराज, महंत दिगंबर भरत गिरी महाराज, टपकेश्वर सेवा दल के अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने भगवान टपकेश्वर महादेव से प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं हमारी अमूल्य धरोहर है। इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में आस्था, एकता और आपसी सद्भाव को सुदृढ़ करने के साथ ही नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री ने शोभा यात्रा के आयोजन से जुड़े सभी संत महात्माओं, आयोजन समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान टपकेश्वर महादेव की कृपा समस्त प्रदेशवासियों पर बनी रहे और उत्तराखंड निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ता रहे। शोभा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान टपकेश्वर महादेव के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो आज जो टपकेश्वर महादेव शोभा यात्रा, भव्य यात्रा जो हर वर्ष निकलती है, सभी भक्तजनों को, सभी श्रद्धालुगणों को और हमारे पूज्य संतगण जो इस पूरी यात्रा को संयोजित करते हैं और भक्तों का सैलाब उमड़ता है, मैं उसकी सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये भक्ति का सागर है। बाबा की कृपा से लाखों लोग इस यात्रा को किसी न किसी रूप में उसके सहभागी बनते हैं, पुण्य के भागी बनते हैं और ये यात्रा हर वर्ष एक नया उत्साह लेकर आती है। पवित्र मास सावन में होने वाली यात्रा निश्चित रूप से ये जो पूजा होती है, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है। चंपावत में जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सारा के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता न करने के निर्देश दिए। बैठक में नौले धारों के पुनर्जीवन, रिचार्ज पिट, चाल खाल, चेक डैम, गली प्लग और असिस्टेड नेचुरल रिचार्ज यानी ANR से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को भी सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। डीएम ने लघु सिंचाई विभाग को जल संरक्षण कार्यों का नियमित स्थलीय निरीक्षण करने और गुणवत्ता व प्रगति की
लगातार निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही नियमित समीक्षा बैठक कर प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं एक जनपद एक नदी के तहत चयनित गौड़ी नदी परियोजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने लंबित कार्यों में तेजी लाकर उन्हें जल्द पूरा कराने को कहा। कालसन भोलेश्वर परियोजना में भी सभी कार्य गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप सराहने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने जल संचय जल भागीदारी अभियान के कार्यों को नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट करने और जल संरक्षण योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि आमजन की भागीदारी बढ़ाई जा सके। कुल मिलाकर चंपावत में जल स्रोतों को बचाने और भविष्य के लिए पानी सुरक्षित करने की कवायद तेज हो गई है। प्रशासन का फोकस अब जल संरक्षण के कामों को धरातल पर तेजी और गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर है। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 71 लाभार्थियों के कुल 8,95,000 रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की है। स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी को भेज दी गई है और अब पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार सहायता वितरित की जाएगी। टनकपुर, बनबसा, चंपावत, अमोड़ी, लोहाघाट, पाटी, बाराकोट और देवीधुरा समेत विभिन्न क्षेत्रों के लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं प्रशासन भुगतान से पहले पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जांच करेगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने पारदर्शिता और समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लाभार्थियों से पहचान दस्तावेज, बैंक खातों की जानकारी, स्टाम्प युक्त रसीद और आवश्यक स्व प्रमाण पत्र लिए जाएंगे। यह भी जांच होगी कि उन्हें चालू वित्तीय वर्ष में किसी अन्य विवेकाधीन कोष से सम्मान सहायता नहीं मिली है। वहीं सहायता राशि का निर्धारित प्रयोजन में 6 महीने के भीतर उपयोग करना होगा और उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होगा। 25,000 रुपए से अधिक की सहायता में शपथ पत्र तथा विवाह संबंधी मामलों में आवश्यक जांच के बाद भुगतान होगा। विकास के मोर्चे पर चंपावत ने एक बार फिर से पूरे उत्तराखंड में अपनी बादशाहत कायम की है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी 20 सूत्रीय कार्यक्रम की जुलाई 2026 की रैंकिंग में चंपावत जिला प्रदेश में सबसे पहले स्थान पर रहा। 120 में से 110 अंक हासिल कर जिले ने 91.67% का शानदार स्कोर किया है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व और जिलाधिकारी मनीष कुमार की लगातार समीक्षा एवं प्रभावी प्रशासनिक प्रबंधन का असर अब सरकारी योजनाओं की प्रगति में साफ दिखाई दे रहा है। जुलाई माह की रैंकिंग में चंपावत ने एक बार फिर प्रदेश के सभी जिलों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। शासकीय आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के जुलाई माह में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की कुल 39 मदों में चंपावत ने 35 मदों में ए श्रेणी हासिल की। वहीं 2 मदों में बी, किसी भी मद में सी नहीं और 2 मदों में डी श्रेणी दर्ज की गई है। कुल 120 अंकों में से 110 अंक हासिल कर चंपावत ने 91.67% का स्कोर बनाया और प्रदेश में अपना पहला स्थान बरकरार रखा। वहीं पिथौरागढ़ 88.03% के साथ दूसरे और नैनीताल 85.37% के साथ तीसरे स्थान पर रहा। चंपावत में लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मैरोली कैरोली मोटर मार्ग पर रतिया नदी में 30 मीटर स्पान सेतु निर्माण का रास्ता साफ हो गया। उत्तराखंड शासन ने इस महत्वपूर्ण पुल के निर्माण के लिए 237.96 लाख रुपए यानी करीब 2.38 करोड़ रुपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह स्वीकृति मुख्यमंत्री धामी की घोषणा के क्रम में मिली है। मैरोली कैरोली मोटर मार्ग के किलोमीटर 2.200 पर बनने वाला यह पुल क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बरसात के दौरान रतिया नदी के कारण प्रभावित होने वाले आवागमन को पुल बनने के बाद बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे ग्रामीणों के साथ विद्यार्थियों, किसानों और अन्य नागरिकों को साल भर सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने संबंधित अधिकारियों को स्वीकृति के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। चंपावत में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने जिले के 4 विद्यालयों के उच्चीकरण को मंजूरी दे दी है। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धासम को हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकृत किया जाएगा। वहीं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सल्ली, पलसो और
डुंगला रेड्डी को इंटरमीडिएट स्तर तक उच्चीकृत करने की स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार ने प्रदेश के 7 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को हाई स्कूल और 35 राजकीय हाई स्कूलों को इंटरमीडिएट स्तर पर उच्चीकृत करने का निर्णय लिया है। इसके साथ आवश्यक शिक्षकीय और प्रशासनिक पद भी सृजित किए जाएंगे। इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को मिलेगा। चंपावत के वीर शहीद सैनिकों के सम्मान और उनकी गौरवशाली स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शहीद सैनिकों की मूर्तियां उनके पैतृक गांव में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार का उद्देश्य देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों के साहस, त्याग और शौर्य को सम्मान देना है। पैतृक गांव में स्थापित मूर्तियां आने वाले पीढ़ियों को शहीदों की गौरव गाथा से परिचित कराने के साथ उनमें राष्ट्र प्रेम और देश सेवा की भावना मजबूत करेगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। गांव में उनकी मूर्तियां स्थापित होने से उनकी स्मृतियां हमेशा जीवंत रहेंगी और स्थानीय युवा उनके शौर्य से प्रेरणा ले सकेंगे। बढ़ेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन और जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशों के तहत सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने का अभियान जारी है। इसी क्रम में विकासखंड पार्टी के प्रसिद्ध मां वाराही मंदिर परिसर देवीधुरा में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में स्वास्थ्य, समाज कल्याण, राजस्व, कृषि, बाल विकास, उद्योग, पशुपालन, उद्यान, आयुर्वेद, होम्योपैथी, शिक्षा और ग्राम्य विकास विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी और कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने 85 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और 6 दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए। राजस्व विभाग ने 32 प्रमाण पत्र निर्गत किए, जबकि कृषि विभाग ने पात्र किसानों को 5 कृषि यंत्र किट वितरित किए। ग्राम्य विकास विभाग ने 26 बीपीएल एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र बनाए। समाज कल्याण विभाग ने 6 पेंशन आवेदनों की प्रक्रिया पूरी की। शिविर से ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली। मसूरी देहरादून मार्ग पर बारिश के बीच मैगी पॉइंट के ऊपर सोमवार को अचानक भारी भूस्खलन होने से मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गिरे। मार्ग बाधित होने से दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। सूचना पर पहुंची लोक निर्माण विभाग की टीम ने जेसीबी की मदद से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मलबा हटाकर यातायात सुचारू कराया। स्थानीय लोगों ने कहा कि बारिश में मसूरी देहरादून मार्ग पर लगातार भूस्खलन हो रहा है, ऐसे में केवल मलबा हटाना स्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने किमाड़ी मार्ग को भी सुरक्षित और मजबूत कर वैकल्पिक मार्ग के रूप में तैयार करने की मांग की है। लोगों के मुताबिक किमाड़ी मार्ग पर कई संवेदनशील स्थान हैं जहां सुरक्षा इंतजाम जरूरी है। उत्तराखंड किसान मोर्चा संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों ने अब्दुल कलाम चौक से मंगलौर कोतवाली तक पैदल मार्च निकाला। कोतवाली पहुंचकर किसानों ने धरना दिया और इकबालपुर मिल मालिक के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोट ने आरोप लगाया कि इकबालपुर मिल पर किसानों का करीब 120 करोड़ रुपए बकाया है, जिसका भुगतान लंबे समय से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के मामलों में अक्सर पहले मुकदमा दर्ज कर जांच की जाती है, जबकि प्रभावशाली लोगों के खिलाफ शिकायतों पर पहले जांच के बाद कार्रवाई होती है। किसान मोर्चा ने मांग की है कि उनकी शिकायत पर इकबालपुर मिल मालिक के खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके बाद जांच की जाए। किसानों ने आरोप लगाया कि बकाया भुगतान के मामलों में शासन प्रशासन की ओर से भी उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मेरे मीडिया के बंधुओं का सबका मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कारण यह है, इकबालपुर शुगर मिल पर 7 वर्षों से लगभग 125 करोड़ रुपए बकाया चला रहा, जिसमें कई बार इसमें मुकदमे दर्ज किए गए। इसे कॉल थी, एक जेन्युइन मुद्दा पिछले काफ़ी समय से पेंडिंग है। इकबालपुर चीनी मिल को लेकर के कुछ ड्यूज जो किसानों के हैं उसमें काफ़ी स्तर पे प्रयास हुए। तो आज गुलशन रोड जी के नेतृत्व में काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, तो उन्होंने हमें कुछ
कुछ तथ्यों के आधार पर एक कंप्लेन दी है, उसकी लीगलिटी को चेक करके हमारे सीओ मंगलौर साहब उसमें एक प्रॉपर जांच कर लेंगे। रक्षाबंधन के करीब आते ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार हैंडमेड राखियों की मांग बढ़ गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से रायपुर, सहसपुर और डोईवाला विकासखंड की महिलाएं राखी निर्माण को स्वरोजगार का जरिया बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। रायपुर के माल देवता क्षेत्र में सास बहू लीला रावत और अलका रावत की जोड़ी इस कारोबार में पहचान बन रही है। दोनों ने पिछले साल करीब 1200 राखियां तैयार कर 25,000 रुपए का मुनाफा कमाया था। इस वर्ष उनका लक्ष्य 2000 से अधिक राखियां तैयार करना है, जिनमें करीब 1500 तैयार हो चुकी हैं। अलका ने निजी नौकरी छोड़कर सास के साथ विनी वंडर्स क्रिएशन शुरू किया है। यहाँ राखियों के साथ अन्य हस्त निर्मित उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। सहसपुर और डोईवाला की करीब 100 महिलाएं भी राखियां तैयार कर बाजारों में बेच रही हैं। वहीं प्रशासन 24 से 27 अगस्त तक सचिवालय में 5 स्टॉल लगाएगा। साथ ही प्रमुख मॉलों में भी बिक्री के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे। हरिद्वार में जिला प्रशासन ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए बेलड़ा ग्राम पंचायत को मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की है। योजना सफल होने पर इसे पूरे राज्य के लिए नजीर के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घर घर जाकर कूड़ा संग्रहण कर रही हैं। वहीं इसके लिए प्रत्येक परिवार से मात्र 30 रुपए शुल्क लिया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने बेलड़ा का निरीक्षण कर राधे राधे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की कार्यप्रणाली देखी और उनकी सराहना की। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।